दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 30 मार्च है और आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और आशा करता हूं कि आप सभी के लिए होली का त्यौहार काफ़ी सुखमय रहा होगा और बहुत ही अच्छे से आपने इसे सेलिब्रेट भी किया होगा। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड इसमें हम चर्चा करते हैं, इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप लक्ष्य 007 करके सर्च कीजिए और आपको लोगो दिख जाएगा और वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपके पास हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ ही मैथ और रीजनिंग की वीडियोस भी आप तक सबसे पहले पहुंच सकें, जो कि हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं ताकि आपकी तैयारी को और मजबूत बनाया जा सके और आप बढ़ सकें अपने लक्ष्य की ओर लक्ष्य के साथ, क्योंकि बिना मजबूत तैयारी के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बिना किसी एक प्रॉपर प्लानिंग के हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें एक प्रॉपर योजना बना के चलना होगा और उसी योजना पर हम कार्य कर रहे हैं और आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। तो आप लोग सहयोग अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो इसी के साथ ही चलते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर पर। तो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था जो आप लोगों के लिए था, जो कि हर एक वीडियो के लास्ट में मैं छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए, तो क्वेश्चन था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शंस थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल या लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर होगा सचिंद्र नाथ सान्याल। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है, लास्ट वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छे से दिया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ जवाब आ रहे हैं कमेंट में। इसी के साथ ही इस वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा, जो कि पिछली वीडियो से रिलेटेड ही होगा, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होता है। बस इस चीज़ को मैं देखने के लिए डालता हूं क्वेश्चन, ताकि आप कितनी गहराई से और कितनी ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो इससे पहले हम अपनी वीडियो के पहले प्रश्न को लें, हम ये जान लेते हैं कि आज के प्रमुख विषय क्या होंगे हमारे। पहला विषय जो होगा सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे से जानेंगे कि ये किस देश की महत्वाकांक्षी योजना है और इसका भारत के साथ क्या संबंध हो सकता है, या भारत यदि इससे जुड़ा हुआ है तो क्यों जुड़ा हुआ है, या भारत इसका साथ नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है। इसके साथ ही जानेंगे कि अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क की स्थापना कहाँ की गई, अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया। और जानेंगे कि जनजातीय टीबी पहल, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जो इनिशिएटिव है, जनजाति ट्राइबल्स ट्यूबरकुलोसिस इनिशिएटिव की शुरुआत कहाँ की गई, कैसे की गई और किसके द्वारा की गई, और भारत ने क्या लक्ष्य रखा है, किस वर्ष को लक्ष्य रखा है टीबी को ख़त्म करने का भारत से। तो इसी के साथ ही अफ्रीकन स्वाइन फीवर काफ़ी सुर्खियों में रह रहा है आजकल, तो इसको भी जानेंगे कि क्या है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। और इसके साथ देखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज की वीडियो में, डिटेल्स में हम इसमें जानेंगे। और इसके साथ ही देखेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अभी किस खेल को अभी शामिल किया है भारत सरकार ने। इसके अलावा इससे पहले जो 3 खेल और 4 खेल और शामिल किए गए थे वो कौन कौन से खेल थे, उनके बारे में डिटेल से हम लोग जानने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो धैर्य के साथ बने रहे हमारे साथ और लास्ट तक बने रहें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सके। तो पहला प्रश्न है अफ्रीकन स्वाइन फीवर से, ये प्रश्न है कि सुर्खियों में रहा अफ्रीकी स्वाइन फीवर यानी अफ्रीकन स्वाइन फीवर का प्रसार किससे हुआ है। तो ये ऑप्शंस है कि चमगादड़, जंगली भैंसा, सुअर, गोरिल्ला। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन का जो आंसर देना है वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है इसका प्रसार, ये जो फैलाव है वो किसको माना जा रहा है, किसके द्वारा माना जा रहा है। जैसे हम देखते हैं निपाह वायरस का जो प्रसार है वो चमगादड़ से माना जाता है, उसी तरीके से ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर का जो प्रसार है वो किसके द्वारा माना गया है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा सुअर के द्वारा जो है अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रसार माना जा रहा है। और अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत को अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित देशों की सूची में डाल दिया गया है, यानी कि भारत में बड़े पैमाने पर अफ्रीकी स्वाइन फीवर
देखा गया है, जिसके कारण अमेरिका ने भारत को अफ्रीकी स्वाइन फीवर प्रभावित देशों की सूची में डाल दिया है। वहीं देखा जाए तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित देशों की सूची में शामिल होने के कारण अब जो है भारत से पोर्क या पोर्क उत्पादों के आयात पर अमेरिका में जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। पोर्क क्या होता है? पोर्क होता है सुअर का जो मांस होता है, उसे पोर्क कहा जाता है। और भारत से जो पोर्क उत्पादों का आयात अमेरिका करता था, यानी कि भारत बड़े पैमाने पर अमेरिका को निर्यात करता था पोर्क उत्पाद, उस पर जो है अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों? क्योंकि भारत में बड़े पैमाने पर जो है अफ्रीकी स्वाइन फीवर पाया गया था। पोर्क जो कि सुअर का मांस होता है, और हम देख रहे हैं कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर का जो फैलाव हो रहा है, जो इतने बड़े पैमाने पर फैल रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है सुअर। तो यहाँ पर देखेंगे तो वर्ष 2020 में भारत से पोर्क और उससे संबंधित उत्पादों का अमेरिका में अगर हम निर्यात देखें तो 5 लाख अमेरिकी डॉलर का निर्यात होता है। भारत को जो बिजनेस है यहाँ पे प्रभावित होगा एक तरीके से ये प्रतिबंध के कारण, यानी 5 लाख अमेरिकी डॉलर का जो हमारा बिजनेस है पोर्क का अमेरिका के साथ, वो प्रभावित होगा इसके कारण। और पिछले वर्ष अप्रैल और मई महीने में ही असम में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का बड़ी तेज़ी से प्रसार देखा गया था, और असम से भेजे गए सैंपल में भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान द्वारा जो इसका टेस्टिंग किया गया, तो ये पाया गया कि सुअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर की पुष्टि की गई है, अफ्रीकी स्वाइन फीवर पाया गया है। तो उल्लेखनीय है कि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में गंभीर संक्रामक बीमारी जो है, जिसका नाम है अफ्रीकी स्वाइन फीवर जो है अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में बड़े पैमाने पर देखा गया है, जो कि हजारों सुअरों की मृत्यु जो है इसी के कारण अभी हुई है। और इसके साथ ही अफ्रीकी स्वाइन फीवर के मामले में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन को अनिवार्य रूप से रिपोर्टिंग करनी होती है, और इसी नियमों के तहत भारत के पशु चिकित्सा अधिकारियों ने भारत में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के मामले में जानकारी दी थी, जिसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने भारत में अफ्रीकी स्वाइन फीवर मामलों पर नज़र बनाते हुए यहाँ से पोर्क से संबंधित उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अपने यहाँ निर्यात आयात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि भारत से अब किसी भी तरीके के पोर्क उत्पाद जो है अमेरिका नहीं जाएंगे। तो देखा जाए, एक दृष्टि डाला जाए तो क्या है स्वाइन फीवर या अफ्रीकी स्वाइन फीवर क्या होता है, इसको अगर हम देखें तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर जो है घरेलू और जंगली पशुओं में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल रोग है, यानी कि संक्रामक है, एक से दूसरे में फैलता है, रक्तस्रावी है यानी कि ब्लीडिंग होती है बड़े पैमाने पर इससे, और ये वायरल रोग है यानी कि संक्रामक है, बड़े पैमाने पर वायरस से ये फैलता है। और इसका जो वायरस है वो एस फेरविरिडे परिवार से आने वाले बड़े डीएनए वाले वायरस से ये होता है। एस फेरविरिडे जो कि यहाँ पे आपको नाम स्पष्ट रूप से दिखा रहा होगा, तो इस फैमिली से आने वाले बड़े डीएनए वाले वायरस के कारण ये होता है। और इस रोग में पशु की उत्पादकता न केवल प्रभावित होती है बल्कि इससे पशुधन की मृत्यु भी हो जाती है। और इस बीमारी के लक्षण में अगर हम देखें तो सूअर को तेज बुखार आना, लड़खड़ा कर चलना, सफ़ेद सूअर के शरीर पर नीले चकत्ते पड़ जाते हैं, और इसके साथ ही देखा जाता है कि सुस्ती, खाना पीना छोड़ना इत्यादि जो कंडीशन है वो यहाँ पर दिखाई देती है, जो लक्षण दिखाई देते हैं, सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं सूअर में इस तरीके से दिखाई देते हैं। और इस बीमारी से सबसे ज़्यादा यानी कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो फार्म वाले सूअर प्रभावित होते हैं, क्योंकि जंगली सूअर जो देसी सूअर होते हैं उनमें रेसिस्टेंस पावर यानी कि प्रतिरोधक जो क्षमता है, बीमारियों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जो फार्म के जो सूअर होते हैं उनमें ये क्षमता नहीं पाई जाती है। तो वहीं अफ्रीकी स्वाइन फीवर जो है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने पशु स्वास्थ्य कोड में सूचीबद्ध एक ऐसी बीमारी है जिसके अंतर्गत तुरंत जो है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन को सूचना देना आवश्यक होता है यदि किसी देश में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। तो पशुओं में यह बीमारी जो है संक्रमित घरेलू और जंगली सूअरों के संक्रमण से सामने आता है, और इसके साथ ही ये बीमारी जो है अप्रत्यक्ष संपर्क जैसे खाद्य पदार्थ, अवशिष्ट या कचरे इत्यादि से फैलता है। इसके अलावा ये वायरस जो है सूअर के मांस, उसकी स्लाइवा यानी कि जो लार है, खून और टिश्यू से भी फैलता है। तो इस बीमारी से संक्रमित पशुओं के हताहत होने की दर जो है 100% है, यानी कि यदि कोई पशु इससे अधिक मात्रा में प्रभावित है
या फिर इससे ग्रस्त है तो उसके हताहत होने की जो है पूरी जिम्मेदारी होती है, यानी कि 100% जो है उसकी मृत्यु होना तय होता है, यानी कि पशु की मृत्यु होना तय होता है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है सामान्य स्वाइन फीवर के लक्षण के समान ही होते हैं, लेकिन ये स्वाइन फीवर से अलग है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर का प्रसार जो है वो मनुष्यों में नहीं होता है, इसीलिए मनुष्यों पर इसके प्रकोप नहीं देखे जाते हैं। ये मनुष्यों में नहीं होता है, ये केवल जानवरों को प्रभावित करता है। फिलहाल इस रोग के लिए कोई टीका अभी उपलब्ध नहीं है और इस रोग के रोकथाम के लिए विभिन्न देशों में विभिन्न स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग प्रकार की रणनीतियां अपनाई जाती हैं, जिसमें संक्रमित देशों में जाने वाले जो पशु आहार हैं, पशुधन हैं, उनके आयात को रोक देना, वाहनों इत्यादि पर रोक लगाई जाती है, और जो संक्रमित पशु हैं यानी कि जो जैसे मुख्य रूप से सूअर हैं उनको ट्रेस करके उनकी ट्रेसिंग करके उनको पहचान कर उनको जो है मार दिया जाता है। तो इस आधार पर इनको रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी अभी जो है किसी तरीके का टीका उपलब्ध नहीं है। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है भारत में मुख्य रूप से कहाँ देखा गया? अरुणाचल और मणिपुर राज्यों में देखा गया, जो कि मैंने आपको पीछे बताया। इससे क्या लक्षण हो सकते हैं और ये किस फैमिली का वायरस है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में बताई हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से इनको सबको नोट डाउन भी किया होगा, क्योंकि प्रश्न जो है हर एक लाइन से उठने की संभावना होती है। प्रश्न को आप बनाकर देखिए। कहने को मैंने हर बार बोला है कि 10 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इन 10 क्वेश्चनों से आप बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी को अपने अंदर जागृत कीजिए, जगाइए। हर चीज़ आपको बनी बनाई नहीं मिलेगी, हर चीज़ को आपको बनाना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में अभी हाल ही में अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया गया है। अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन अभी कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो इसका उद्घाटन अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया है। कहाँ किया है? गोरखपुर में किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अभी शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया है, और यह पूर्वांचल में पहला और राज्य में तीसरा चिड़ियाघर है। यह पूर्वांचल में पहला और राज्य में तीसरा चिड़ियाघर है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एलन 1 चिड़ियाघर जो कि कानपुर में है, और लखनऊ चिड़ियाघर, ये 2 चिड़ियाघर पहले थे। और अभी गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ द्वारा जो उद्घाटन किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, वो गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया। अशफाक उल्लाह खान एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत के शाहजहांपुर में हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। संयुक्त प्रांत पुराना नाम है किसका? उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है, और शाहजहांपुर आज एक ज़िला भी है। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और वे क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे। दोस्तों अभी मैंने लास्ट जो वीडियो में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है, उसमें ही मैंने आपसे पूछा था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे सचिंद्र नाथ सान्याल का आंसर है। तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि कानपुर में की थी, और ये क्रांतिकारी संगठन था, और इससे ही जुड़े हुए थे अशफाक उल्लाह खान, और इसके अलावा इससे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह भी जुड़े हुए थे। उन्हें जो है काकोरी कांड में, यानी अशफाक उल्लाह खान को काकोरी कांड में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, और उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा फैज़ाबाद जेल में बंद किया गया था काकोरी कांड में भूमिका के कारण। और फिर उन्हें बाद में 19 दिसंबर 1927 को काकोरी कांड के कारण, जिसमें एक ट्रेन को लूटा था, उसमें 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई थी। फैज़ाबाद जेल में उनको बंद रखा गया था। तो इसी के साथ चलते दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन है सियोल, दिल्ली, वाराणसी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दिल्ली छावनी में अभी इसका उद्घाटन किया गया। भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री सुह वुक ने दिल्ली छावनी में किया, और इसे 1950 से 53
के कोरियाई युद्ध में भारतीय शांति सैनिकों के योगदान के लिए में बनाया गया है। यानी 1950 और 53 में जो कोरियाई युद्ध हुआ था तो उसमें भारतीय शांति सैनिकों के योगदान की याद में इसे बनाया गया। और दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री सुह वुक 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर थे और यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग है और उसके अलावा जो अन्य सैन्य सहयोग है उसको बढ़ावा देना इस समझौते का या इस मीटिंग का या इस सम्मेलन का जो है एक कारण रहा है, इस यात्रा का कारण रहा है। और इसके साथ ही देखा जाए दक्षिण कोरिया भारत के प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। यानी कि दक्षिण कोरिया से भारत प्रमुख रक्षा संसाधनों को मंगाता है, अपने यहाँ आयात करता है। यानी कि जो अलग अलग तरीके के बंदूक हैं या तोप हैं, गोले बारूद हैं या ऐसी तकनीकों को भी, उसके अलावा अन्य तकनीकों को भी दक्षिण कोरिया से भारत आयात करता है। तो भारत के प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में से एक दक्षिण कोरिया भी है। दक्षिण कोरिया एक पूर्वी एशिया का एक देश है और यह उत्तर कोरिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है और जापान के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, चीन के साथ भी समुद्री सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी सियोल है और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति जो है मून जे इन हैं और चुंग सिए क्यून दक्षिण कोरिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च या 29 मार्च। तो इसका आंसर होगा 27 मार्च को। तो विश्व रंगमंच दिवस हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ने 1961 में विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत की थी। तो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान केंद्रों और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच के समुदाय द्वारा 1962 में विश्व रंगमंच दिवस पहली बार मनाया गया था और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। तो कब मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस? तो 27 मार्च को मनाया जाता है। उसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है और शुरुआत 1961 में की गई थी और 1962 में पहली बार इसे मनाया गया था। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो हाल ही में सुर्खियों में रहा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किस देश की महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो दोस्तों आ गया है BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो किस देश की महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो ऑप्शन है चीन, भारत, बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर होगा चीन। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है और अमेरिका अभी जो सुर्खियों में बना रहा वो इस कारण बना रहा क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लोकतांत्रिक देशों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नामक जो चीन की बुनियादी ढांचे की रणनीति का एक विकल्प जो तैयार किया है, जो उन्होंने ढांचा बनाया है, उसके लिए एक रणनीतिक विकल्प बनाने की बात जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की है। कहा है कि लोकतांत्रिक देशों को इस इनिशिएटिव के एक दूसरे विकल्प के रूप में काम करना चाहिए, दूसरा विकल्प तैयार करना चाहिए। तो जानेंगे आज हम कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या होता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमि और समुद्री क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए चीन द्वारा संचालित परियोजना का एक पूरा सेट है। यानी कि चीन जो है ज़मीन के रास्ते, समुद्री रास्ते के द्वारा जो है विश्व के अधिकांश महाद्वीपों जैसे एशिया, यूरोप और अफ्रीका के साथ एक बड़े पैमाने पर कनेक्टिविटी बनाने का एक तैयार किया गया एक सेट जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। और इसकी परिकल्पना जो है 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा की गई थी। 2013 में इसकी शुरुआत या इसकी जो परिकल्पना है वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य चीन द्वारा जो है वैश्विक स्तर पर अपना जो जियोपॉलिटिक्स है उसके प्रभुत्व को कायम रखना है। यानी कि जो विश्व के अधिकांश देश है उसको अपने अधीन लेना है और इसका जो उद्देश्य है वो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट यानी कि सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी को समुद्रिक सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है। BRI को किस रूप में जाना है? सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और इसके अलावा 21वीं सदी का समुद्रिक सिल्क रोड के रूप में जाना जाता है। BRI पहल जो है चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसका लक्ष्य जो है चीन को सड़क, रेल और जलमार्गों के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया
को जोड़ना है और उसके बाद एक कनेक्टिविटी ऐसी बनानी है जिसके बाद इन देशों के साथ रणनीतिक कंसेप्ट या रणनीतिक रूप से उन देशों को अपने अधीन लिया जा सके। ये चीन का उद्देश्य है। और देखा जाए तो विश्व का 70% जनसंख्या तथा 75% जो ज्ञात ऊर्जा भंडार हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये क्षेत्र जो है ऊर्जा से भंडारित क्षेत्र हैं, उसका यह परियोजना जो है चीन का उन केंद्रों को अपनी तरफ लेना है और वैश्विक बाजार और प्राकृतिक संसाधनों पर अपने नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए BRI परियोजना को शुरू किया गया। अभी हम जानेंगे मैप के थ्रू इस पूरे कंसेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। लेकिन BRI का जो पहल के तहत जो पहला रूट है वो चीन से शुरू होकर रूस और ईरान होते हुए इराक तक जाने की योजना है, जबकि इस योजना के तहत दूसरा रूट जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। और यही कारण है कि भारत लगातार इसका विरोध कर रहा है। POK पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से श्रीलंका और इंडोनेशिया होकर इराक तक ले जाने की योजना है। यानी कि कोई सड़क मार्ग हो सकता है, रेल मार्ग हो सकता है इस पूरे क्षेत्र में। इसके अलावा अगर समुद्री क्षेत्र में देखा जाए तो हिंद महासागर क्षेत्र में भी चीन जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इस योजना पर बड़े पैमाने से काम कर रहा है। तो ये योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सड़क मार्ग के जरिए जो पड़ोसी देश हैं उसके अलावा यूरोप को जोड़ना है ताकि वैश्विक कारोबार को अपने वैश्विक कारोबार को बढ़ा सके और इन देशों को अपने ऊपर निर्भर कर सके और अपने आप को बड़े पैमाने पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर सके। तो चीन से लेकर तुर्की तक सड़क संपर्क कायम करने के साथ ही ऐसे कई बंदरगाहों को आपस में जोड़ने का लक्ष्य भी रखा है। यदि आप इस मानचित्र में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो आपको ऑरेंज कलर के मार्क्स दिखाई दे रहे हैं ये इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं, आर्थिक गलियारे हैं। और इनमें से एक जो आपको यहाँ पर स्पष्टता दिख जाना चाहिए जो कि पाकिस्तान और भारत से होकर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर जा रहा है और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जा रहा है, ये CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो जो ये वायलेट कलर में आपको कलर में दिख रहे हैं, यानी कि बैंगनी कलर में जो लाइनें दिख रही हैं, ये लाइनें जो है मैरीटाइम सिल्क रूट की हैं। यानी कि जो समुद्री रास्ते से जो बंदरगाहों को अपने अधीन लेकर या बंदरगाहों से कार्य करके या बंदरगाहों को अब लीज पर लेकर जो है एक रास्ता बनाना चाहता है, अपना एक स्थायित्व स्थापित करना चाहता है इन देशों में। जैसे कि अक्सर हमें श्रीलंका को लेकर बात सामने आती है कि हम्बनटोटा बंदरगाह काफ़ी सुर्खियों में रहता है, श्रीलंका का कोलंबो बंदरगाह रहता है, जिस पर चीन ने लगभग अपनी साझेदारी को काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ाया है। और कई बार चीन और श्रीलंका सरकार के बीच में इसको लेकर मतभेद भी होते रहे हैं। और सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ये पूरा यहाँ से जा रहा है और कहाँ जा रहा है, रूस होते हुए सीधे यूरोप तक जा रहा है। ये सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है जो कि यहाँ आपको स्पष्टता दिख रही है। तो समुद्री क्षेत्र, स्थलीय क्षेत्रों में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उनको बनाना और इसके साथ ही जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है उसको स्थापित करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि विश्व का अधिकांश हिस्सा जो कि चीन के साथ सीधे कनेक्ट हो पाएगा और चीन के वस्तुओं पर निर्भरता एक तरीके से यहाँ पर अधिक होगी, क्योंकि चीन जो है बंदरगाहों को भी अपने अधीन ले रहा है। और इसका अच्छा खासा उदाहरण जो है वो श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह है, जो कि आपने पहले भी सुना होगा और लगातार जो है इस पर चर्चा होती भी रही है। तो इसी के साथ ही अगर आगे हम इसमें बढ़ें तो पाते हैं कि जो सामुद्रिक यानी कि जो मैरीटाइम रेशम बेल्ट मार्ग गलियारा है वो सामुद्रिक प्रतिरूप है। और इसके प्रस्तावित बंदरगाह जो बंदरगाह प्रस्तावित किए गए हैं कि इसको जो है चीन लीज पर लेगा, उन देशों के साथ वो रणनीतिक रूप से वार्तालाप कर रहा है और अन्य जो कोस्टल एरियाज़ के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनकी परियोजनाओं का एक नेटवर्क भी तैयार कर रहा है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पूर्वी अफ्रीका तथा उत्तरी भूमध्य सागर तक जाएगा। अगर आप इसको देखें तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि ये दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र है जहां बैंगनी कलर की यानी कि हम बात कर रहे हैं मैरीटाइम सिल्क रूट की, जो समुद्री रास्ता है सिल्क रूट का, उसकी बात कर रहे हैं। और हिंद महासागर जो कि वहाँ पर अपना ये प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, चीन अपने आप को स्थापित करना चाहता है बड़े पैमाने पर, क्योंकि भारत से अक्सर इसके विवाद होते रहते हैं। और 1962 के बाद 1962 के बाद हम देखते हैं कि
चीन लगातार भारत को जो है पीछे छोड़ने की कोशिश करता है, उसको विश्व स्तर पर जो है कमज़ोर साबित करने की लगातार कोशिश करता है। तो यही कारण रहा है कि जो चीन है वो हिंद महासागर में अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूती से स्थापित करने के लिए यहाँ स्थित जो बंदरगाह हैं, आइलैंड्स हैं, उसके जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, उनमें अपने बंदरगाहों को स्थापित कर रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं और इसके साथ ही देखते हैं कि जो अफ्रीका क्षेत्र है, यहाँ पे आप अफ्रीकी क्षेत्र देख रहे हैं जो कि केन्या में यहाँ पे एक दिखाया हुआ है। इसके अलावा लाल सागर से होते हुए, सुएज नहर से होते हुए अगर आप देखेंगे तो भूमध्य सागर के उत्तरी क्षेत्र तक ये जाता है। तो यहाँ पे भूमध्य सागर है, यह भूमध्य सागर है और इसके उत्तरी क्षेत्र में ग्रीस, इटली, वेनिस तक जो है ये रास्ता जा रहा है, जो कि समुद्री मार्ग वाला रास्ता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भारत को भी एक तरीके टैकल करने, एशिया में जो प्रतिस्पर्धी देश है किसका, चीन का, उसको टैकल करने की पूरी कोशिश यहाँ पर वह कर रहा है। जो कि भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, तो यही कारण है कि विश्व में एकमात्र ऐसा महासागर है, ओशन है, जो इंडियन ओशन या हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ ही देखें तो BRI वास्तव में चीन द्वारा परियोजना निर्यात करने का एक माध्यम है, यानी कि अपने यहाँ से वस्तुओं को बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में भेजेगा और जिसके जरिए वो अपने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग जो है, और विदेशी मुद्रा भंडार को जो है बड़े पैमाने पर इसका अपने विदेशी मुद्रा भंडार का जो प्रयोग है, ये बंदरगाहों के विकास और औद्योगिक केंद्रों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए जो है एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना ये चाहता है। मुद्रा भंडारों का उपयोग करना चाहता है या विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा देना चाहता है। निर्यात के माध्यम से किसी भी देश में विदेशी मुद्रा भंडार विकसित होता है, बढ़ता है, और उसका उपयोग वो बंदरगाहों के विकास में करेगा और औद्योगिक केंद्रों की स्थापना दूसरे देशों में करेगा, जिससे दूसरे देशों की निर्भरता जो है वो चीन पर बढ़ेगी और इस तरीके से एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है। एक सोच अगर हम यहाँ पर देखें तो वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से एशिया के साथ साथ विश्व पर भी ये अपना अधिकार कायम करना चाहता है चीन। इसके अलावा दक्षिण एशिया तथा हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को कम करना चाहता है। साउथ एशिया जिसमें हम मुख्य रूप से पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, ये मालदीव, ये जो देश आते हैं ये दक्षिण एशिया वाले देश हैं और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रभुत्व को ये कम करें। जैसे कि मैंने बताया कि हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, वो भारत के नाम पर है और नाम से जाना जाता है, भारत के नाम से जाना जाता है। तो चीन जो है लगातार इस पर आपत्ति दर्ज करता रहा है कि एक महासागर को किसी देश के नाम से नहीं जाना जाना चाहिए। अगर वह इंडियन ओशन है तो हम उसे चाइनीज़ ओशन भी कह सकते हैं। तो ऐसा चीन का लगातार मानना रहा है। तो इस परियोजना के द्वारा चीन सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते कर उन्हें आर्थिक सहायता और ऋण उपलब्ध कराकर उन पर जो है मनमानी शर्तें भी थोपना चाहता है। जैसा कि अभी मैंने उदाहरण दिया हम्बनटोटा का, श्रीलंका का, तो चीन ने वहाँ पर आर्थिक सहायता दी बंदरगाहों को डेवलप करने की और फिर उसके बदले में उसे ऋण के रूप में उपलब्ध कराया और फिर बाद में अपनी धनराशि की मांग जो है तुरंत उसने की, जिसके बाद जो है श्रीलंका इस दबाव में आ गया कि उसे हम्बनटोटा बंदरगाह की एक बड़े पैमाने पर साझेदारी चीन को सौंपनी पड़ी थी। तो जिसके फलस्वरूप जो है सदस्य देशों के बाज़ारों पर भी अब इस पर क्या होगा, प्रभुत्व स्थापित होगा। जो वहाँ के बाज़ार हैं वो निर्भर हो जाएंगे किस पर, चीनी सामानों पर निर्भर हो जाएंगे। और अक्सर हमें देखने को मिलता है कि भारत का लगभग इतना व्यापार चीन के साथ होता है जितना UAE और अमेरिका के साथ होता है। तो अकेले हम देख सकते हैं कि भारत की जो बाज़ार की निर्भरता है वो चीनी बाज़ार पर बड़े पैमाने पर निर्भर करती है। तो उसी तरीके से अगर ये सफलता इसे हासिल होती है तो हम पाते हैं कि बड़े पैमाने पर ये क्षेत्र या जो चीनी जो मंसूबे हैं वो कामयाब हो सकते हैं। तो चीन इस परियोजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर चीन जो है पाकिस्तान और भारत के बीच की जो एक विवाद है उसको भी भुनाने की कोशिश कर रहा है लगातार, क्योंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC का जिक्र जैसे मैंने ऊपर किया अभी, तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है वो भारत की चिंता बनी पड़ी है, क्योंकि चीन चाहता है कि भारत भी जो है BRI का हिस्सा बने। लेकिन भारत इसे लेकर जो है लगातार सावधानी बरत रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि चीन की जो नीतियां रही हैं वो कभी भी जो है मित्र वाली नीतियां नहीं रही हैं, वो सदा अपने स्वार्थ के संबंध में ही काम करता रहा है। तो भारत भी जो है BRI का हिस्सा बने, इसके लिए जो है चीन लगातार प्रयास करता रहा है। तो इसका प्रमुख कारण क्या रहा है? इसका प्रमुख कारण यही रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर
CPEC जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को गुजारा गया है यहाँ से। जबकि भारतीय जो क्षेत्र है ये कुछ इतना है, और गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र जो कि भारत का क्षेत्र है और भारत अपना ये मानता भी है और भारत का ये क्षेत्र है, और यहाँ से बिना भारत से पूछे और पाकिस्तान से ही केवल जो कि ऑक्युपाइड कश्मीर है और दो देशों के बीच जो डिस्प्यूटेड लैंड है उस पर दोनों देशों से राय लिए बगैर चीन ने जो है यहाँ से रोड निकाली है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को निकाला है, जिस पर भारत लगातार आपत्ति दर्ज करता रहा है। और भारत यही कारण रहा है कि इस का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, जो एक मुख्य कारण रहा है। तो BRI में CPEC को शामिल किए जाने के कारण भारत ने जो है इसमें शामिल होने की सहमति नहीं दी है बिल्कुल भी। और चूंकि CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजर रहा है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। और ऐसे में BRI की जो BRI है यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसमें शामिल होने का मतलब क्या है? अगर भारत शामिल हो जाता है तो ये होगा कि भारत द्वारा इस क्षेत्र पर पाकिस्तान के अधिकार को सहमति दे दी गई है, यानी कि भारत मान लेगा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर जो है भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का क्षेत्र है, पाकिस्तान का हिस्सा है। तो यह भी कारण एक रहा है कि भारत जो है BRI में शामिल नहीं होना चाहता है, क्योंकि BRI में जो एक महत्वपूर्ण परियोजना है CPEC की, उसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से इसको गुजारा गया है, किसको? रोड को गुजारा गया है और भारत से बगैर पूछे गुजारा गया है। और भारत अगर इस पर सहमति दे देता है तो ये माना जाएगा कि गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है, जो कि हम कभी नहीं देने वाले हैं। तो ये हमें पता है। तो इस रोड को अगर हम देखें तो यहाँ से कई रेलवे लाइनें गुजर रही हैं, और एक बंदरगाह आपको यहाँ स्पष्ट हो रहा होगा, ग्वादर बंदरगाह, जिसको चीन ने ही डेवलप किया है। और एक तरीके से देखा जाए तो जो पाकिस्तानी इकोनॉमी है वो लगभग चाइनीज़ इकोनॉमी के अधीन जा चुकी है। और यदि पाकिस्तान से चीनी अर्थव्यवस्था या चीनी कंपनियाँ चली जाएँ इस समय, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से लुढ़क जाएगी। इसी तरीके से 1962 के बाद से ही भारत चीन संबंधों में एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी रही है, और इसके साथ ही चीन ने भारत को कमज़ोर करने और घेरने का हर संभव प्रयास किया है। तो चीन की अगुवाई में निर्मित इस परियोजना में शामिल होने के प्रति भारत जो है हमेशा से ही आशंकित रहा है। चीन की हर एक जो पहल है या जो परियोजना है वो हमेशा शक के घेरे में रही है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इस परियोजना के खतरे को लेकर पाकिस्तान के एक अखबार का मानना भी है कि इसने जो है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमा लिया है। कि इसने चीनी अर्थव्यवस्था ने या चीन ने जो है पाकिस्तान के अधिकांश अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया, जो कि खुद एक पाकिस्तानी अखबार कहता है ऐसा। और चीनी उद्यमों और संस्कृति की जो है उन पाकिस्तानी समाज में एक गहरी पैठ बन गई है। इसी तरीके से देखा जाए तो चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो बहुपक्षीय परियोजना नहीं है, बल्कि और ना ही कोई बहुराष्ट्रीय फ्रेमवर्क व्यवस्था है, बल्कि एक प्रस्तावित परियोजनाओं की एक श्रृंखला है जिसमें चीन अपने आप को एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभारना चाहता है। तो निसंदेह ये चीन की विस्तारवादी रुख का एक प्रतीक है। वो अपने आप को पूरे विश्व में फैलाना चाहता है, जिसके तहत वो वैश्विक कारोबार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर अपने भू राजनीतिक प्रभावों को और बढ़ाना चाहता है, जियो पॉलिटिक्स को और बड़े पैमाने पर फैलाना चाहता है। तो ऐसे में भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसके साथ भारत के साथ बड़े पैमाने पर जो है भूमि सीमा विवाद तो है ही, और साथ में चीन ऐसा कोई मौका भी नहीं छोड़ता है कि भारत को परेशानी ना करे या भारत को परेशानी ना होती हो ऐसे किसी बात से। तो इसी के साथ चलते वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में किसके द्वारा जनजातीय टीबी पहल लॉन्च की गई? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनजातीय टीबी पहल यानी ट्राइबल्स ट्यूबरक्लोसिस इनिशिएटिव की शुरुआत की है। और स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की है कि लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बडगांव जिला, लक्षद्वीप जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये दोनों ही जो है, और जम्मू कश्मीर का बडगांव जिला मुख्य रूप से, ये दोनों जगह जो है टीबी मुक्त हो गए हैं। यानी कि यहाँ पर टीबी का एक भी ट्यूबरक्लोसिस का एक भी केस नहीं है। और दुनिया भर में टीबी के 30% मामलों में अगर देखा जाए तो भारत का योगदान है
30% मामले टीबी के जो है वो भारत में पाए जाते हैं और भारत में टीबी का सबसे ज़्यादा बोझ देखा जाता है। तो भारत ने पिछले 5 वर्षों में टीबी के लिए बजट आवंटन में 4 गुना की वृद्धि भी की है। तो मार्च 2017 में भारत सरकार ने 2025 तक क्षय रोग को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है, यानी कि जो टीबी है, क्षय रोग यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस है उसको ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। और वर्ष 2018 में कब तक का रखा है, 2025 जो है भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक भारत टीबी को ख़त्म कर देगा। ये लक्ष्य रखा गया था 2017 में। फिर उसके बाद 2018 में भारत सरकार ने टीबी रोगियों के लिए पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की जिसे निक्षय पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। यानी कि पोषण संबंधी सहायता किसे, टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता देने के लिए 2018 में निक्षय पोषण योजना शुरू की गई थी। इसके साथ ही वर्ष 2009 में सरकार ने टीबी हारेगा और देश जीतेगा अभियान भी शुरू किया था। इसी के साथ ही देखा जाए ट्यूबरकुलोसिस क्या है, यानी टीबी या क्षय रोग क्या है, तो 24 मार्च 1882 में, तो अभी हाल ही में 24 मार्च किया था और हमारे करंट अफेयर्स में भी इसको कवर किया गया कि 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व ट्यूबरकुलोसिस दिवस मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। तो तब भी मैंने इस कंसेप्ट पर चर्चा की होगी कि रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च 1882 में उस बैक्टीरिया की खोज की जिसके चलते टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण ही टीबी रोग होता है। तो क्षय रोग हवा के माध्यम से फैलता है, यानी किसी जो टीबी है वो एरोबिक है, एयर्स के साथ फैलता है, एयरबोर्न है, हवा में फैलता है और ये आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है। इसके अलावा ये शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण टीबी रोग होता है और डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इस बैक्टीरिया की खोज की थी। दोस्तों ये प्रश्न बड़े आराम से बन जाते हैं, इन चीज़ों को आप नोट डाउन कीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही नोट डाउन करना ना भूलें और जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं और जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनको नोट डाउन ना करें, केवल सुने ताकि रिवीजन हो सके, और जो चीज़ नहीं मिल रही है उनको नोट डाउन जरूर करें। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा किया, यह किस देश में स्थित है। राष्ट्रीय शहीद स्मारक जो है वो किस देश में अभी यात्रा की है उन्होंने, तो ऑप्शन है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश का 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय स्मारक का दौरा किया और ये 1971 के बांग्लादेश युद्ध में शहीद हुए लोगों की याद में जो राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाया गया था। और कोविड-19 के प्रकोप के बाद पीएम मोदी की पहली किसी देश की यात्रा भी है। तो राष्ट्रीय शहीद स्मारक का उद्घाटन जो किया गया था वो 16 दिसंबर 1982 को किया गया था और इसे सैयद मैनुअल हुसैन द्वारा डिज़ाइन किया गया और कॉर्नकार्ड ग्रुप द्वारा इसे बनाया गया था और ये ढाका के पास सावर में स्थित है। तो बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में भारत के पूर्व में स्थित एक देश है और इसे भारत के समर्थन से 26 मार्च 1971 में 1971 में जो है स्वतंत्रता मिली थी, स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई थी भारत के सहयोग से। तो 26 मार्च को इस वर्ष 2021 में बांग्लादेश अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो इस वर्ष बांग्लादेश अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में सैगो नगेसो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए। तो ऑप्शन है सोमालिया, तंजानिया, कोंगो गणराज्य या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर होगा कोंगो गणराज्य। तो कोंगो गणराज्य के अभी राष्ट्रपति चुने गए कौन, सैगो नगेसो इसके राष्ट्रपति चुने गए। तो कोंगो गणराज्य के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति सैगो नगेसो 88% से अधिक वोटों के साथ एक बार फिर से 5 वर्षों के लिए निर्धारित चुनाव जीत गए हैं। तो अफ्रीकी नेता दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपतियों में से एक हैं ये।
एक हैं कौन, सैगो नगेसो, जो अभी राष्ट्रपति एक बार फिर से चुने गए हैं। ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के रूप में सेवा देने के रूप में जाने गए, इसलिए इन्हें जो है सम्राट का उपनाम भी मिला है। और उन्होंने कुल 36 वर्षों तक कॉन्गो का नेतृत्व किया है। तो कॉन्गो गणराज्य की राजधानी क्या है, ब्राज़ाविल जो है इसकी राजधानी का नाम है। क्या नाम है दोस्तों, ब्राज़ाविल राजधानी का नाम है। और जो इसकी मुद्रा है वो फ्रैंक जो है इसकी मुद्रा है, किसकी, कॉन्गो गणराज्य की मुद्रा है। चलते हैं वीडियो के अगले और एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है अभी क्या, योगासन, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो। तो इसका आंसर होगा योगासन। योगासन को अभी जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है। तो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने योगासन को प्रतिस्पर्धा खेलों के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया है। पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ियों के लिए योगासन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया। और सरकार ने ये देश में योगासन के प्रचार और विकास के लिए राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ को भी मान्यता कुछ समय पहले दी थी। तो योगासन को बढ़ावा देने के लिए और उसके प्रचार और प्रसार के विकास के लिए राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ को कुछ समय पहले भारत सरकार ने इसे मान्यता दी थी। और नवंबर 2019 में महासचिव के रूप में HR नागेंद्र के साथ योग गुरु बाबा रामदेव की अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ का भी गठन किया गया था। इसी प्रकार देखा जाए तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इससे पहले गतका, मलखम्ब, कलरीपट्टू और थांग ता को भी शामिल किया गया था। तो गतका की अगर हम बात करें तो गतका एक सिख धर्म से जुड़ा हुआ पारंपरिक मार्शल आर्ट है। सिख धर्म से जुड़ा हुआ एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है और इसमें युद्ध प्रशिक्षण की पारंपरिक जो है दक्षिण एशियाई रूप को इसमें देखा जाता है। इसमें तलवारों का उपयोग करने से पहले लकड़ी के डंडों का के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो गतका का अभ्यास जो है खेल या जो अनुष्ठान या रस्म कहा जाए के रूप में किया जाता है। और ये खेल जो है दो लोगों द्वारा लकड़ी की लाठी से खेला जाता है और इन्हें गतका कहा जाता है। और ये खेल जो है लाठी के साथ ढाल का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि छठे सिख गुरु हरगोबिंद ने मुगल काल के दौरान आत्मरक्षा के लिए कृपाण को मान्यता दी थी। और इसी के साथ ही 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह ने सभी के लिए आत्मरक्षा के लिए हथियारों के इस्तेमाल को अनिवार्य किया था। तो इससे पहले गुरुद्वारों, नगर कीर्तन और अखाड़ों तक ही सीमित था गतका, परंतु वर्ष 2008 में गतका फाउंडेशन ऑफ इंडिया के गठन के बाद इसे खेल की श्रेणी में शामिल किया गया। यानी कि गतका जो है 2008 के बाद गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया 2008 में और इसे जो है खेल की श्रेणी में शामिल कर लिया गया और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अब इसे शामिल किया गया है। तो अभी जो 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा उसमें इसका भी प्रदर्शन देखने को हमें मिलेगा। तो इसी के साथ ही अगर हम आगे देखें तो मलखम्ब क्या है, तो मलखम्ब मल का अर्थ होता है बल और खम्ब का अर्थ होता है खम्बा। तो माना जाता है कि मलखम्ब का उल्लेख 12वीं शताब्दी में चालुक्यकालीन ग्रंथों में मिलता है, लेकिन इसके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने गुरु बालम भट्ट दादा देवधर ने इसका जो प्रचलन किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो गुरु थे बालम भट्ट दादा देवधर ने इसका प्रचलन दोबारा से शुरू किया था। और इसमें क्या होता है कि ज़मीन में धंसे एक खम्भे पर चढ़कर जो है खिलाड़ी अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। मलखम्ब के एक अन्य प्रकार में जो है रस्सियों का प्रयोग भी होता है और इसमें प्रतिभागी रस्सी के सहायता से लटक कर अपने विभिन्न योग क्रियाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर मलखम्ब को प्रसिद्ध जो केंद्रों में है वो उज्जैन को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। यानी कि मध्य प्रदेश में भोपाल, उज्जैन, इन शहरों में प्रमुख रूप से मलखम्ब का केंद्र माना जाता है और उज्जैन को जो विशिष्ट स्थान प्राप्त है इसके केंद्र के रूप में 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसे अपना राजकीय खेल भी घोषित किया हुआ है। तो इसके साथ ही अब हमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन के साथ साथ ये भी हमें देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ ही देखें तो कलरीपट्टू दो शब्दों से मिलकर बना है, कलरी और पट्टू से बना है, जिसका अर्थ होता है युद्ध कला का अभ्यास। तो कलरीपट्टू का उल्लेख जो है संगम साहित्य में मिलता है। संगम साहित्य एक द्रविड़ साहित्य है, यानी दक्षिण भारत का एक साहित्य है और उसकी उत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित है। यानी कुछ लोग उसकी उत्पत्ति का स्थल केरल को मानते हैं कलरीपट्टू की उत्पत्ति का, तो जबकि कुछ जो है पूरे दक्षिण भारत को मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो देखा जाता है माना जाता है वो केरल को माना जाता है। यानी कलरीपट्टू जो है कहाँ का मार्शल आर्ट है, केरल का मार्शल आर्ट है। तो जिस स्थान पर इस मार्शल आर्ट का अभ्यास किया जाता है उसे कलारी कहा जाता है
और इस मलयालम शब्द का एक प्रकार है व्यायामशाला, यानी कि कलारी का मतलब होता है व्यायामशाला। तो कलारी का शाब्दिक अर्थ थ्रेसिंग फ्लोर यानी कि युद्ध का मैदान भी होता है। तो इसमें अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये कलारी पट्टू का एक अभ्यास चल रहा है। तो इसी के साथ ही देखा जाए तो थांग टा क्या है। थांग टांग को जो है हुएन लैंगलोन मणिपुर में कहा जाता है। मणिपुरी मार्शल आर्ट है ये थांग टा, और मेइती भाषा में हुएन का अर्थ युद्ध होता है, जबकि लैंगलोंग का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है शुद्ध ज्ञान या कला का होना। तो युद्ध के शुद्ध ज्ञान या कला का होना थांग टा कहलाता है, और यह हुएन लैंगलोन कहलाता है, जो कि मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है थांग टा। और इसमें थांग टा यानी कि सशस्त्र लड़ना, सरित सरक इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें निहत्थे लड़ना आता है। तो दो गेम होते हैं इसमें थांग टा में। थांग टा एक सशस्त्र युद्ध है और सरित सरक जो है निहत्थे लड़ा जाता है। तो इसमें प्राथमिक हथियार थंग यानी कि तलवार होती है, ता यानी कि भाला होता है। तो तलवार और भाला इन सबसे इसमें गेम खेला जाता है, मार्शल आर्ट है ये। और ये अन्य हथियारों में जो है ढाल और कुल्हाड़ी भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस वर्ष होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हमें थांग टा का भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, हरियाणा राज्य में किया जाएगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का जो आयोजन किया गया था वो गुवाहाटी असम में किया गया। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलों के प्रोत्साहन हेतु संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया का हिस्सा है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2017 में अनुमोदित किया गया था। यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2017 में अनुमोदन के आधार पर शुरुआत की गई थी। और खेलो इंडिया योजना का उद्देश्य पूरे देश में खेलों को प्रोत्साहित करना और इस प्रकार अपने क्रॉस कटिंग के प्रभाव से नामता जो बच्चों हैं, युवाओं हैं, उनमें समग्र विकास, सामुदायिक विकास, सामाजिक एकीकरण, लैंगिक समानता, स्वस्थ जीवन शैली, राष्ट्रीय गौरव और खेलों के विकास को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। इसके अलावा इस योजना के तहत विभिन्न स्तरों पर प्राथमिकता वाले खेल जो हैं, खेल के जो विषय हैं उनकी पहचान को प्राप्त करना, और इसके साथ साथ खिलाड़ियों को 8 वर्षों तक के लिए 5 वर्ष प्रति वर्ष जो है 5 लाख रुपए की वार्षिक सहायता भी प्रदान की जाती है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए। तो दोस्तों ये था खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर महत्वपूर्ण पक्ष, बहुत से महत्वपूर्ण पक्ष हैं इसमें। और इससे थांग टा कहाँ का मार्शल आर्ट है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है, गतका को पूछा गया है कई बार, कलरी पट्टू को तो कई बार ही पूछा गया है। तो ध्यान रखिए इनको, और मैं आशा करता हूँ कि आपने स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को नोट डाउन भी किया होगा। तो इसी के साथ ही बढ़ते हैं वीडियो के अगले और अंतिम प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन है रमेश चंद्र शर्मा, आतिश चंद्रा, अमेश कुमार सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आतिश चंद्रा। आतिश चंद्रा को अभी भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त इनके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बिहार कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं श्री चंद्रा, और वर्तमान में कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना यानी कि FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, 14 जनवरी 1965 में की गई थी। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो 14 जनवरी 1965 में इसकी स्थापना, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है FCI। दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक पर क्लिक करना ना भूलें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर, जिसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो ऑप्शंस हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश किस जिले में केला महोत्सव का आयोजन किया गया, सिद्धार्थनगर, बहराइच, कुशीनगर, गोरखपुर। तो ये ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। अगर वीडियो लास्ट वाली आप लोगों ने देखी होगी तो इसका आंसर जरूर दे पाएंगे, बहुत अच्छे से दे पाएंगे। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। PDF फाइल के लिए टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, लक्ष्य 007 लिख कर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और उपलब्ध हो जाएगा हमारा चैनल आपके सामने, पहले फ्रंट पे आ जाएगा, और ज्वाइन करें उसे। और डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ की PDF फाइल वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद, जय हिंद।